लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन बैंक से है। At December 31st, 2013, Belmont Company had a net deferred tax liability of 3,75,000। December 31st, 2013 उसके एंड पे नेट डेफर्ड टैक्स जो liability है उसकी वो है 3,75,000। An explanation of the items that compose this balance is as follows। यानी इस 3,75,000 की जो कॉम्बिनेशंस हैं या रीजंस बिहाइंड दीज हैं वो क्या है, हमें वो बता देंगे। टेम्परेरी डिफरेंसेस कौन कौन से हैं और टोटल अमाउंट ये जो 3,75,000 है, आप यहाँ पे नेट टोटल में भी देखें तो ये इसका ब्रेकअप जो है वो यही है। ये कैसे बना? Excess tax depreciation, excess of tax depreciation और book depreciation 200,000 deferred taxes में है, और accrual for book purpose of estimated loss contingencies from pending lawsuit that is expected to be settled in 2014। और अभी year कौन सा है? December 31st, 2013। Accrual method used for book purposes and installment method used for tax purposes for an isolated installment sales of an investment 2,25,000। In analyzing the temporary differences, you find that 30,000 of the depreciation temporary difference will reverse in 2014 and 1,20,000 of the temporary difference due to installment sales will reverse in 2014। The tax rate for all the year is 40%. Instruction indicate the manner in which the deferred taxes should be presented on the Belmont Company's December 31st, 2013 balance sheet। अच्छा, आपने ये सारे डिफरेंसेस की हम बात करें बार बार, और अगेन आज के जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये भी है, द टेम्परेरी डिफरेंसेस विल रिवर्स इन 2014, या रिवर्स की बात जहाँ तक है, हमने पहले भी ये बात की हुई है कि ये जो डिफरेंसेस है ये बेसिकली क्यों है, बुक बेस और टैक्स बेस, यानी अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस की डिफरेंस की वजह से इन करंट टाइम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंसेस रिवर्स हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इन आपस में इन द लॉन्गर टर्म यानी अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो आज जो डिफरेंस है वो कल को यानी आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में वो रिवर्स होके यानी इक्वल हो जाएगा, डिफरेंसेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये रिवर्सल की यहाँ पे बात की जाती है। अच्छा जी, अब हमें ये बताया गया है कि इंडिकेट द मैनर इन विच द डेफर्ड टैक्सेस शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ और सब इसकी वर्किंग को देखना है। ओके, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखें जरा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टेम्परेरी डिफरेंसेस, उसके बाद डेफर्ड टैक्सेस, एसेट एंड लायबिलिटी, उसके बाद रिलेटेड बैलेंस शीट अकाउंट, ये किससे रिलेट कर रहा है, एंड देन क्लासिफिकेशन इन बैलेंस शीट, करंट और नॉन करंट, क्लासिफिकेशन इन बैलेंस शीट। ये अपने एक टेबल सी बना लेंगे, उसी में ही इसका ये आंसर देंगे हमारे पास। ओके, सबसे पहला जो डिफरेंसेस है वो देखें क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी डेप्रिसिएशन। टेम्परेरी डिफरेंस कौन सा है, डेप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है, एक्सेस ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन।
तो ये बेसिकली क्या बात कही जा रही है कि जब आप जिस ईयर में आप काम कर रहे हैं, पीरियड यानी जो आपका है अकाउंटिंग, तो उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है और टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है और टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, दैट्स द एक्सेस ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब देखो, अब अगर आप टैक्स डेप्रिसिएशन आज के ईयर में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन को ज़्यादा काउंट कर रहे हैं एक्सपेंस को, तो अल्टीमेटली आपकी जो करंट इनकम होगी, करंट टैक्सेबल इनकम होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को ज़्यादा यहाँ पे डाल रहे हैं। अब इसका मतलब है अभी का जो टैक्स होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बट फ्यूचर में इस अमाउंट के ऊपर क्या होगा, टैक्स देना होगा जब ये डिफरेंसेस खत्म होंगे। फिर हमारे लिए ये फ्यूचर की जो टैक्सेबल इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी टैक्स की जो डेप्रिसिएशन होगी आने वाले ईयर्स में कम हो जाएगी, और जो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन हमने जब के टैक्स को फॉलो करना है रूल्स को, तो टैक्स डेप्रिसिएशन आने वाले ईयर्स में क्योंकि कम होगी, तो आने वाले ईयर्स में टैक्सेबल इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी डेप्रिसिएशन के कम होने की वजह से। तो इसका मतलब है हमें फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। अब फ्यूचर में जो टैक्स देना पड़ेगा, तो ये उन्होंने क्या कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया है, रिजल्टिंग बैलेंस इन डेफर्ड टैक्स। ये वो डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि रिजल्टिंग डेफर्ड टैक्स है, यानी जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन थी उसका रिजल्ट ये है जो डेफर्ड टैक्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, 2 लाख। तो इसको जो कॉन्सेप्ट है अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अभी के ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा डाली जा रही है, टैक्स कम बन रहा है, लेकिन आने वाले ईयर में डेप्रिसिएशन कम होगी टैक्स की, तो टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी और आने वाले ईयर में फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो अमाउंट है 2 लाख की, हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में फॉल करेगी, क्योंकि आने वाले ईयर में हमें टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन एजम्पशन ये है कि किस वजह से है, नॉर्मली प्लांट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एसेट्स इसलिए इनको कह देते हैं, प्लांट नहीं है सिर्फ प्लांट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीईस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये देखो क्या है, रिलेटेड क्या है डेप्रिसिएशन इन चीज़ों से। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन करंट आइटम्स है, तो इसकी क्लासिफिकेशन इस लायबिलिटी की क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमने रिलेट करना है उसको बैलेंस शीट अकाउंट के साथ। ओके, तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद है जी एक्रूवल फॉर बुक पर्पसेस of estimated loss contingencies from pending lawsuit that is expected to be settled in 2014। और अभी कौन सा ईयर है, 2013, और आपको नजर आ रहा है कि 2014 में ये क्लियर हो जाएगा जो लास्ट सूट है। The loss will be deducted on the tax return when paid। Important point क्या है, when paid। अब देखिए contingencies लास्ट जो है, हम क्या करते हैं, हमें नजर आ रहा है जी हमारा अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक, अब जरा पहले बात को गौर से सुन लें, अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक जो भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं वो आप फौरन आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, नजर आ रहा है जी आप केस हार जाएंगे और अमाउंट आपको देना पड़ेगी, तो आप वो जो नुकसान है, हर्जाना है, वो आज अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या करते हैं, एक्सपेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आज अगर आप वो एक्सपेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी, ये आपका आज एक्सपेंस हम कंसीडर नहीं करते, हम तब कंसीडर करेंगे जब ये एक्चुअली पेड हो, जब ये क्या होगा, एक्चुअली पेड होगा। तो अब फिर हमें आज क्या करना होगा, आज हमें उस एक्सपेंस को खत्म करना होगा, यानी आज हमें अपनी इनकम क्या करना होगी, बढ़ाना होगी, और हमें आज यानी आज का जो करंट पीरियड का टैक्स है वो हमें बढ़ाना होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब ये अमाउंट पेड हो जाएगी, तो फिर फ्यूचर में हमें ये बेनिफिट मिलेगा, यानी टैक्स हमें इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा जब एक्चुअली हम अपना हर्जाना पे करेंगे। फ्यूचर में हमें ये इस अमाउंट के ऊपर क्या होगा, टैक्स का बेनिफिट होगा, यानी टैक्स बेसिकली नहीं देना पड़ेगा, बेनिफिट इन द सेंस, क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो एक्सपेंस है, टैक्स वाले कहते हैं ये आपका एक्सपेंस आज नहीं है, टुडे करंट ईयर में नहीं है, तो आप इस एक्सपेंस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ेगा। तो यानी ये करंट पीरियड में ये इफेक्ट होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा,
जब आप पे करेंगे इन एक्चुअल, तो फिर वो कहते हैं आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स को आप पहले से दे आए हैं। ठीक है, तो फिर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी इसके ऊपर, और इसका मतलब है कि फ्यूचर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, लॉ सूट चार्जेस या ऑब्लिगेशंस जो भी से होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगी क्योंकि टैक्स वाले अभी इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो वो अमाउंट कितना है, लास्ट सूट की अमाउंट जो भी है, लेकिन उसके रिलेटेड जो टैक्स बन रहा है वो 50,000 फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा। और अगेन ये भी हमें साथ बता दिया गया है कि ये एक्सपेक्टेड क्या है, कब सेटल होगा, 2014 यानी एक साल बाद। एक साल बाद यानी आज 2013 है तो 2014 में, तो फिर इसका मतलब है इसका जो स्टेटस होगा बेसिकली वो क्या होगा, करंट का होगा, नॉन करंट का नहीं। लॉन्गर टर्म होगा तो नॉन करंट, और अगर एक साल यानी नेक्स्ट बैलेंस शीट तक ये सेटल हो जाना है तो फिर इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, करंट एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगा। और रिलेटेड अकाउंट इसका क्या होगा इन बैलेंस शीट, लॉ सूट पेबल्स, लॉ सूट पेबल्स। ठीक है, ये इसका मतलब बल्कि पेबल की बजाय, हाँ चले पेबल भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ऑब्लिगेशंस लिख लें, पेबल लिख लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेबल का मतलब लायबिलिटी हम अभी कंसीडर कर लें, इसका लायबिलिटी जो थी हम आज उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसी लायबिलिटी की वजह से तभी ये डिफरेंसेस हैं बुक बेस और टैक्स बेस। ये वो कह रहे हैं जी आपने अभी तक लायबिलिटी दी तो नहीं है। अब जरा यहाँ पे भी दोबारा इस चीज को जरा गौर से देख लें। हम कह रहे हैं जी हमने 50,000 का चले कोई भी अमाउंट, 50,000 नहीं, 50,000 तो टैक्स है हमारा, कोई भी एक अमाउंट है जो लास्ट सूट की है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1,20,000 है, हमने जी हमें नजर आ रहा है कि हम ये केस हार जाएंगे और हमें ये अमाउंट देना पड़ेगी, तो ये देना पड़ेगी मीन आज हम इसे पेएबल में कंसीडर कर रहे हैं, पेएबल एंड एक्सपेंस। ठीक है, पेएबल एंड एक्सपेंस। तो टैक्स वाले क्या कहते हैं कि ना ये आपका जो पेएबल है ना, ये हम कंसीडर नहीं करते, जीरो। अब देखो टैक्स वाले उसे जीरो कह रहे हैं और हम उसे क्या कह रहे हैं, 1,20,000। टैक्स बेस और बुक बेस डिफरेंस है। अब अगले साल 2014 में क्या होगा, तो हमने हमारे पास क्या होगा, ये पेएबल जीरो क्योंकि हमने तो पे कर दिया होगा, लेकिन टैक्स में ये कंसीडर हो रहा होगा ये डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस की वजह से जो लायबिलिटी है या अमाउंट है टैक्स की, वो तो 50,000 है, वो एक अलग बात है। हम सिर्फ डिफरेंस की बात करें तो अल्टीमेटली ये डिफरेंसेस जो है देखें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इस वजह से हमारा ये एसेट जो होगा वो करंट में कंसीडर होगा। एक तो एक साल का डिफरेंस है 2014 का। ठीक है, और पेएबल का मतलब यहाँ पे टाइटल हमने लिखा है, पे तो हमारा जो है ना वो एक्चुअली 2014 में हो ही जाना है, लेकिन अभी का ये जो डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, 50,000 उसकी वजह से एसेट क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा एसेट किस में जाएगा, करंट में, क्योंकि ये 2014 में सेटल हो जाना है। ठीक, अच्छा जी, थर्ड वन के ऊपर अगर हम बात करें तो accrual method used for book purposes and installment method used for tax purposes for an isolated installment sales for an investment। एक इंस्टॉलमेंट सेल्स है, यानी ये एक लॉन्गर पीरियड में नॉर्मली होती है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसे रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन क्या है, टैक्स वाले इसको कंसीडर नहीं करते, वो टैक्स का अपनी इसकी कैलकुलेशन है इंस्टॉलमेंट सेल्स की। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना है उसकी, 2,25,000। ये क्या है, टैक्स की अमाउंट है, ये क्या है, टैक्स की। यस, ओवरऑल सारी अमाउंट क्या है, डेफर्ड टैक्स की। अच्छा, अब वो जो टैक्स वाले हैं वो कहते हैं जी नहीं, हम इस इनकम को नहीं मानते, अभी नहीं मानते, मतलब टैक्स रूल्स के मुताबिक फिलहाल ये अलाउड नहीं है। तो हमारे इनकम्स क्या हो जाएंगी, अभी कम हो जाएंगी, टैक्स क्या बनेगा, कम बनेगा। लेकिन विद इन द टाइम पीरियड जो फ्यूचर में होगा, वो हमारी इनकम जब टैक्स के हिसाब से कंसीडर होने लग जाएंगी, तो हमारी इनकम भी फ्यूचर की टैक्सेबल जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फ्यूचर में इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, और फ्यूचर में हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात है, ये 2,25,000 बेसिकली हमारी टोटल फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, ये देखिए,
1,20,000 of the temporary difference due to installment sales will reverse in 2014. यानी अब ये जरा गौर से देखना है, 1,20,000 ऑफ द टेम्परेरी डिफरेंस। अब ये टेम्परेरी डिफरेंस है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसमें जरा ख्याल करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, टोटल 2,25,000 है। अब इसके रिलेटेड जो डिफरेंस है उसकी अमाउंट का हमें पता फिलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी अमाउंट है उसका लायबिलिटी 2,25,000 बन रही है। अब वो कहता है जी ये जितना भी डिफरेंस है उसमें से 1,20,000 का डिफरेंस नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इसका मतलब है अगर मैं इसे वर्किंग वन कहूँ, 1,20,000 के रिलेटेड जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है एट द टैक्स रेट ऑफ 40%, दैट इज 48,000, वो क्या हो जाएगी, अगले साल रिवर्स हो जाएगी। मींस ये जो 2,25,000 की टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है उसमें से 48,000 2014 में सेटल हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं जी, अब गौर से अब देखें इसको, इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब इसका 48,000 ये हमारी जो लायबिलिटी है ये सेटल हो जानी है 2014 में, तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, करंट का, करंट लायबिलिटी इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इंस्टॉलमेंट सेल्स, अब टोटल डिफरेंस हमारा कितना था, 2,25,000, इसमें से 48,000 तो 2014 में एडजस्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग आने वाले ईयर्स में चाहे वो 2015 हो 16 हो जब भी हो, लेकिन एक साल के बाद ही है। ठीक है, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसकी 1,77,000, लेकिन होगा वो क्या, बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो एक साल के बाद यहाँ पे रिकवर होनी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इसका जो रिलेटेड अकाउंट है वो क्या है, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल, क्योंकि सेल्स है इसलिए इसकी जो रिसीवेबल है वो हम टाइटल दे देंगे, और यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये था अभी का क्वेश्चन जो हमने अभी कंप्लीट किया है कि किस तरीके से हम इनको अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और क्या उसका अभी कोई आप पूछना चाहे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? सबसे पहले हमने क्वेश्चन की रीडिंग की और उसके बाद हमें पता चला कि हमारी नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 3,75,000, और उसमें जो ये 3,75,000 है इसका कम्बिनेशन है तीन डिफरेंसेस की फॉर्म में, एक्सेस डेप्रिसिएशन और लास्ट सूट है पेंडिंग एक, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल्स का। इन तीन डिफरेंसेस की अमाउंट्स का हमें पता नहीं है, इन तीन डिफरेंसेस की अमाउंट्स का हमें पता नहीं है। ये मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इनकी अमाउंट कितना है डिफरेंसेस की ये नहीं पता, बट इनके रिलेटेड जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं वो ये पता है। अब ये जो पॉजिटिव अमाउंट्स हैं ये हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये भी, और ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और जो नेगेटिव है ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि डिफरेंसेस के रिवर्सल का बताया गया है कि 30,000 इसका रिवर्स हो जाएगा, और उसके बाद डेप्रिसिएशन का, और 1,20,000 रिवर्सल होगी इंस्टॉलमेंट सेल्स, और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करना थी। ओके, अब डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं, टेम्परेरी डिफरेंसेस जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम बनाया है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या एक्सेस है, यानी टैक्स की कंसिडरेशन में डेप्रिसिएशन अभी आपने ज़्यादा डिडक्ट करना है। अगर हम अभी ज़्यादा डिडक्ट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम हमारी कम हो जाएगी, और हमारा अल्टीमेटली जो टैक्स पेएबल है वो कम हो जाएगा। इट मीन्स कि फ्यूचर में हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन
करंट ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर 2013 ये हमारी क्या बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। और रिलेटेड बैलेंस शीट अकाउंट क्या है इसका, प्लांट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और क्लासिफिकेशन इन बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, नॉन करंट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड अकाउंट्स में वो नॉन करंट आइटम्स है। उसके बाद लास्ट सूट्स चार्जेस है। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी क्योंकि अक्रूवल है एक तो, और दूसरा ये कि लास्ट सूट का डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हमने इसे अपने एक्सपेंस में डाल लिया हुआ था। तो हमारी टैक्स इनकम जो है वो कम हो गई हुई थी। लेकिन जो हमारा टैक्स रूल्स है वो कहते हैं इस एक्सपेंस को आप अभी कंसीडर नहीं करते, ना ही इसको पेएबल अभी कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कैश बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि अभी आप अभी तक जो है ना वो आपने पे इसे किया ही नहीं है। तो इसलिए आप इस 50,000 के जो डेफर्ड टैक्स है, अभी आप इस अमाउंट को क्या करेंगे, एसेट में कंसीडर करें, क्योंकि इसके रिलेटेड जो टेम्परेरी डिफरेंस है जिसकी अमाउंट का हमें बेशक पता नहीं है, आपका जितना भी एक लास्ट सूट का यानी अमाउंट है वो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करें, ताकि आपकी करंट इनकम बढ़ जाए और आपका करंट टैक्स बढ़ जाए। लेकिन फ्यूचर में जब आप इन रियली पे करेंगे इसको, तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस अमाउंट के ऊपर। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूचर जो डेफर टैक्स है वो कितना है, एसेट के फॉर्म में 50,000 है। और लास्ट सूट रिलेटेड पेबल्स इन ऑब्लिगेशंस इसका रिलेटेड अकाउंट है, और करंट एसेट में ये फॉल करेगा एज डेफर टैक्स एसेट। नेक्स्ट था इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स जो थी 2,25,000, उसका टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, यानी टैक्स की कंसीडरेशन में अभी वो इसको रेवेन्यू और रिसीवेबल्स कंसीडर नहीं कर रहे, और यानी रिसीवेबल्स कंसीडर नहीं कर रहे, फ्यूचर में इनको रिसीवेबल और अपना रेवेन्यूज कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड ये था कि इस अमाउंट यानी जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स है, इसकी अमाउंट जितना भी थी, लेकिन इसका जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रहा था वो 2,25,000। ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है इस अमाउंट का 120,000 वो कहते हैं 2014 में रिवर्स हो जाएगा। अब हमें इस टोटल अमाउंट का नहीं पता। ठीक है, चले, अब ये जो टैक्स इसका बनता है वो बनता है 48,000। इसका मतलब है ये जो 2,25,000 हमारे पास टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसमें से 48,000 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 2014 में। तो इसका मतलब है जो 48,000 है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जरूर है इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल की बेस पे, लेकिन करंट लायबिलिटी में कंसीडर होगी। और जो 2,25,000 में से 48,000 जब माइनस कर देंगे, रिमेनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी वो हमारे फ्यूचर ईयर्स में जाएगी, फर्दर फ्यूचर ईयर्स यानी 2014 से बियॉन्ड जाएगी, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में कंसीडर होगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अब एसेट को टोटल करें तो ये 50,000 है, और लायबिलिटीज को टोटल करें तो 4,25,000 है। अब आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, नेट डेफर्ड टैक्स, नेट डेफर्ड टैक्स इसे लिख लेते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 425,000, डेफर्ड टैक्स एसेट 50,000। ठीक है, ये आप देख लें। और अब नेट ऑफ करते हैं तो नेट हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो आंसर है वो बन जाता है 3,75,000, जो कि हमारे रिकंसाइल करके दे रहा है हमारे पास जो ओवरऑल स्टार्ट के क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें बता दिया था कि नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना है, 3,75,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर कर सकते हैं, कोई बात अगर पूछने वाली आपकी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।